हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड लेक्चर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक, सबसे पहले आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखो, ये सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass। ठीक है, कहने का मतलब है कि Z जो होगा इन एटम्स के लिए वो होगा सेम। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होगा इन एटम्स का वो होगा डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल है हम हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन का। देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तीनों में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, लेकिन पहले का जो एटॉमिक मास है वो है 1, दूसरे का है 2, तीसरे का है 3। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटेरियम है। ठीक है, अब लेते हैं हम कार्बन के आइसोटोप्स। देखो, एटॉमिक नंबर तो सब में सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास इसका 12 है, इसका 13 है, इसका है 14। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटम्स, इनका एटॉमिक नंबर तो वही सेम है। ठीक है, 8, और लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है इसका है 16, इसका है 17 और इसका है 18। आया समझ? देखो, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो होगा सेम लेकिन एटॉमिक मास होगा डिफरेंट। हमने एग्जांपल लिए, फर्स्ट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इनमें से देखो, हर एक का एटॉमिक नंबर है 1 1 1। ठीक है, और एटॉमिक मास है फर्स्ट का है 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3। ऐसे ही हमने कार्बन के लिए सबका एटॉमिक नंबर तो है सेम 6, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है फर्स्ट का है 12, सेकंड का 13, थर्ड का 14 है। ठीक है, आगे ऐसे ही हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया। अब चलते हैं आगे आइसोबार्स पर। आइसोबार्स क्या होता है, लिख लिया? ठीक, अब बारी आती है आइसो बार्स। एटम्स, these are the atoms of different element। एक मिनट, आइसोटोप्स के बारे में एक पॉइंट रह गया। Isotopes have same chemical properties but different physical properties। ठीक है, देखो, आइसोटोप जो होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, आया समझ? ठीक,
अब आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक, एटम्स ऑफ different elements have same atomic mass but different atomic नंबर। देखो आइसोबार्स में क्या है, जो एटॉमिक नंबर है Z वो तो है डिफरेंट, और जो एटॉमिक मास है A वो है सेम। ठीक है, और इसमें है भाई इनकी ना तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज। They show different chemical properties and also shows different एक बार स्पेलिंग ठीक कर देता हूं। हाँ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। Z है, आइसोबार्स में Z क्या होता है, डिफरेंट, और एटॉमिक मास क्या होता है, सेम। ठीक है, अब इसके लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। देखो इन दोनों एटम्स में, पहले देखो दोनों जो एटम्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, देखो अब कार्बन का जो एटम है उसका है एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 7। डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, लेकिन कार्बन का जो ये एटम है उसका एटॉमिक मास है 14 और नाइट्रोजन का भी है 14। मतलब एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब ये आइसोबार्स है। ठीक है, और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। इसका एटॉमिक नंबर है 19, इसका है 20। लेकिन ये जो पोटेशियम है इसका वो वाला आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर है 40 और कैल्शियम का भी 40 होता है। देखो एटॉमिक नंबर सेम, वो एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक, ये हो गया आपका आइसोबार्स। अब आती है बारी आइसोटोन्स की। देखो आइसोटोन्स हमने पहले पढ़ा, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। दूसरा है फिर आइसोबार्स, उसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम रहता है। अब आया आइसोटोन्स, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं इसमें। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब इनमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम रहेगा, यानी कि A माइनस जेड इनमें सेम रहेगा। तो लिखते हैं एटम्स
ऑफ different elements having same number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z प्लस, यहाँ पे E नहीं भाई, यहाँ पे N लिखना था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे एटॉमिक मास के इक्वल। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना है, A माइनस Z। आया समझ? ठीक है, लिख लो इसको। अब करते हैं इसको रब, इसके एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी। देखो यहां पे क्या सेम रहेगा, A माइनस जेड सेम, और ये माइनस जेड क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर है 6 और ऊपर आएगा 14। इसका एटॉमिक नंबर है 7 और ऊपर आएगा 15। इसका एटॉमिक नंबर है 6 और ऊपर आएगा 8। इसका एटॉमिक नंबर है 8, ऊपर आएगा 16। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करो सब में, A माइनस जेड, A कितना है 14, इसमें Z कितना है 6, 14 माइनस 6 आ गया 8। नाइट्रोजन में देखो सिमिलरली, A कितना है 15 और Z कितना है 7, 15 माइनस 7 कितना आ गया 8। ऑक्सीजन में A कितना है 16 और जो Z है वो 8 है। अब A माइनस जेड इसमें भी 8 हो जाएगा। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम का। अब देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और जो एटॉमिक मास है 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है 40। इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, A पोटेशियम में देखो A है 39 और Z है 19, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 20 आया। और कैल्शियम में भी देखो A है 40, एटॉमिक मास 40 और Z एटॉमिक नंबर 20, इन दोनों का डिफरेंस आएगा A माइनस Z 20। आया समझ? आइसोटोन्स हो गए आपके अब। ठीक है, हाँ अब लास्ट में आता है इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे एटम्स और ऐसे आयंस होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें सेम रहते हैं। यह आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एटम्स और आयंस ऑफ atoms or ions of different elements having same number of electrons। ठीक है, ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसके लिखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल में फर्स्ट लिखेंगे कार्बन 4 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, अब चेक करेंगे इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो
कार्बन का जो न्यूट्रल एटम होता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और 4 माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं, 6 + 4 टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन का जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इसने गेन किए, इसमें भी 10। ऑक्सीजन के जो न्यूट्रल एटम होते हैं उसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 गेन किए, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का जो एटम होता है न्यूट्रल उसमें होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स और 1 गेन किया, आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 लूज कर दिया, आ गया 10। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 2 लूज कर दिए तो आ गया 10। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 3 लूज कर दिए इलेक्ट्रॉन तो आ गया 10। ठीक है, सबके देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी में सेम है, तो ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2CO3 और नेक्स्ट आएगा HCO3 माइनस, इसके बाद आएगा CO3 2 माइनस और इसके बाद आया S2। देखो अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें भी कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 6 + 2 8। ऑक्सीजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 8 × 3 24, 24 + 8 32। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से, कार्बन का 6 हो गए 7 और इसके कितने 24 + 7 हो जाएगा 31 और एक इसने गेन कर रखा है, आगे 32। अब देखो कार्बन का होता है 6 और इसका O3 का आ गया 24 + 6 30 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं गेन तो आ गया 32। इसका भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर 32 इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो S2, एक सल्फर एटम में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे 2 सल्फर एटम है तो आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। आया समझ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, करते हैं अब आगे चलेंगे बोर्स मॉडल पे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है मास ऑफ मूव इलेक्ट्रॉन्स का। देखो फॉर्मूला है मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय √1 - v/c का स्क्वायर। देखो एज v इंक्रीज v/c² इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये पूरा जो √1 - v/c का स्क्वायर है ये डिक्रीज होगा। अब 1 - v/c का स्क्वायर ये होगा डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज होगा, देखो डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, तो अब आएगा देखो पूरा ये जो होगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 - v/c का होल स्क्वायर ये होगा इंक्रीज। ठीक है, इसे याद रखना, कहीं पे पूछा जाए सीधा आंसर लगा देना। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ी आगे बोर्स मॉडल की तरफ। बोर्स मॉडल, देखो बोर्स मॉडल क्या है। बोर्स मॉडल में सबसे पहले क्या बताया गया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और दूसरा आता है जो बोर्स मॉडल में कुछ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स मिले थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। डुअल नेचर ऑफ EMR। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर क्या क्या है, दो नेचर दिखाती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारी, वे दो क्या है, पहला है वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर। देखो, वेव नेचर क्या होता है, वेव्स शोविंग, वेव्स की जगह यहां पे लिख दो रेडिएशन, रेडिएशन शोविंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया वेव नेचर। अब देखो पार्टिकल नेचर में क्या है, दो चीज, पहला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा आएगा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PEB लिखते हैं। आया समझ? ठीक। देखो, फर्स्ट आएगा अब हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा वेव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आएगा ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। ठीक है, ए बॉडी which emits and absorbs all the radiation। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक, अब इसके बाद में आता है एक ग्राफ आता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ और देखो, किसी भी एक टेम्परेचर पे T1 पे हमारा ग्राफ बना रहा है, हम बना रहे हैं ऐसे भाई, एक बार तो गेन की जो इंटेंसिटी की जो पीक है वो ये आएगी और बाद में थोड़ी सी डिक्रीज होती चलेगी। अब लेते हैं, ये है टेम्परेचर T1। ठीक है, अब लेते हैं टेम्परेचर T2 जो कि ग्रेटर देन है T1 से। अब देखना, अब ये जो पीक है ना, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। देखो ऐसे, ये पीक देख रहे हो T2 पे, T2 पे पीक यहां बनी है और T1 पे पीक यहां बनी। ठीक है, अब चलते थोड़ा सा आगे और जानते हैं वेव्स के बारे में थोड़ा। देखो, ये एक वेव है, ये इस वेव का एम्पलीट्यूड है। देखो, एक पीक से दूसरे पीक तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लैम्डा। ठीक है, देखो अब जो है, हाँ, स्पीड जो आएगी इसकी वो आएगी लैम्डा बाई टी। ठीक है,
देखो वेलोसिटी है c लैम्डा बाई टी। अब इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम, ठीक है। और एक आता है वेव नंबर। वेव नंबर कितना होता है? 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा। अब देखो फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टी और सी के फॉर्मूले ये रहा लैम्डा बाई टी। लैम्डा बाई टी में ये 1 बाई टी की जगह आ जाएगा न्यू, तो सी की वैल्यू आ गई लैम्डा न्यू। क्लियर? समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं आगे। अब आती है हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बारी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो कोई, जो रेडिएशंस की एनर्जी है वो कोई कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको हम कहते हैं क्वांटा, और लाइट के केस में उनका नाम होता है फोटॉन्स, ठीक है। देखो दिस थ्योरी states that radiation or energy are not continuous, rather it is in the form of packets of energy which are called as quanta, ठीक है। और in the case of light, quanta is known as photon, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले की बारी। फॉर्मूला लिखते हैं इसका। ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। और अब डायरेक्टली अब जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे H होता है, H है यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी यहीं पे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक। अब देखो हमने पढ़ा था क्या, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां पे हम न्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। न्यू कितना आया यहां से, C बाई लैम्डा, ठीक है। अब इसे पुट करेंगे यहां पे तो एनर्जी क्या वैल्यू आएगी, Hc बाय लैम्डा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो एनर्जी इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा। अब इसी से हम दो फॉर्मूले और ड्राइव करेंगे, देखना। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34
इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय लैम्डा। देखो अब यहां से एनर्जी की वैल्यू कितने आई, 34 माइनस 8 कितने आ गए 4 गए 26 10 की पावर माइनस 26। अब और यहाँ पे आया ये कितना है 3 6 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 2 6 3 6 18 ऊपर 1 3 6 18 प्लस 1 19 2 के पीछे डेसिमल इनटू 10 की पावर माइनस 26 बाय लैम्डा। लैम्डा इस फॉर्मूले में है मीटर में, ठीक है। यहां से जो E की वैल्यू आई वो आई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 26 बाय लैम्डा इन मीटर और ये आएगी जूल में, ठीक है। और अगर हमसे एनर्जी पूछी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू 12,400 बाय लैम्डा किस में पुट करेंगे एंगस्ट्रॉम में और इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो ये एक तो ये फॉर्मूला एनर्जी का इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, इन तीनों को अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है। अब देखना अलग से इन तीनों फॉर्मूले को लिखेंगे। फर्स्ट है एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू Hc बाय लैम्डा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो H और C की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू कितनी थी 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और C की वैल्यू थी 3 इंटू 10 की पावर 8, तो E की वैल्यू आई थी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25 बाई लैम्डा। और इस फॉर्मूले में लैम्डा किस में है मीटर में, और जो रिजल्ट आया वो आया जूल में, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी लैम्डा मीटर में है और ये भी अपनी यूनिट्स में है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आया था इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस पे भी, तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने का 12,400 बाई, इसमें जो लैम्डा हम पुट करेंगे वो करेंगे एंगस्ट्रॉम में, और जो हमारा रिजल्ट आएगा लास्ट में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा। देखो अब हमने सुना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको वैल्यू दी गई और आपको कन्वर्ट करना है जूल में, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक। न्यूमेरिकल से बहुत काम आता है, इसे याद रखना, ठीक है। अब देखो ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ आने के लिए E1 और यहाँ आने के लिए उसे लगी E2 एनर्जी, और एक इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ से यहाँ आ गया। मान लो वही उसी इलेक्ट्रॉन को सीधे यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी लगती है E, तो E की वैल्यू क्या होगी E1 प्लस E2, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो सबसे पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स में वैल्यू, E जो एकदम जो ये E है ये होगा Hc बाई लैम्डा, ये E इक्विवेलेंट है, ये लैम्डा इक्विवेलेंट है, ठीक है। और E1 हो जाएगा Hc बाई लैम्डा 1 प्लस Hc बाई लैम्डा 2, Hc से Hc कैंसिल हर जगह, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। देखो अगर दो वेवलेंथ दे रखी हैं और इक्विवेलेंट वेवलेंथ निकालनी है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं। इसको मिटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं, अब हम सीधे इससे निकाल लेंगे फॉर्मूले, ठीक है।
देखो हमारे पास क्या था, E इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो अब न्यू की फॉर्म में इसके पुट करो, फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अभी हम इससे, एच न्यू, और ये क्या है E1 एच न्यू 1 प्लस E2 क्या है एच न्यू 2। यहाँ पे देखो H कांस्टेंट है, सब में कॉमन भी है, कट जाएगा दोनों साइड में, और न्यू आ जाएगा न्यू 1 प्लस न्यू 2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये ऐसे आता है, यहाँ पे लगी E1, फिर यहाँ से यहाँ आता है, ये लगी E2, और उसी इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से यहाँ भेजा जाता है लगी E, तो क्या है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा 2, ये दूसरा आ गया। ठीक, और तीसरा रिजल्ट आया न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2, ये आ गया आपका तीसरा रिजल्ट। समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक, अब देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल है या नहीं। ठीक है, नहीं है भाई। और अब हम देखो यहाँ पे आपकी हो गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म, और अब शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो जब कोई अच्छा सा फोटोन जिसके पास एनर्जी है वो मेटल के सरफेस पे टकराता है तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, व्हेन ए फोटोन विद sufficient energy strikes on a metal surface, electrons are emitted. This is the emitted which are known as photo electrons, and the effect is known as photo electric इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ? ठीक है, देखो होता क्या है, एक ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल का अपना एक एनर्जी लेवल होगा और उसी एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से रेडिएशन आई
अब इस रेडिएशन की जो एनर्जी है वो इतनी होनी चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, एमिट कर दे। ठीक है, अब कम से कम वो एनर्जी कौन सी, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकला है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी required to emit an electron from metal, emit an electron by radiation, या फिर यही लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय ए रेडिएशन इज known as work function देखो इसमें कहा गया है कि एक रेडिएशन आई, ये मान लो मेटल सरफेस, ये रेडिएशन यहां पे आई। अब इसमें बस इतनी एनर्जी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दे, ना तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ना उसमें कोई वेलोसिटी हुई, ना कोई एनर्जी, सिर्फ यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। उसे बोलते हैं हम वर्क फंक्शन, और इसे डिनोट किया जाता है W नोट से। आया समझ? देखो वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय W नोट। ठीक है, आया समझ? ओके। अब देखो जो रेडिएशन की एनर्जी है वो ज्यादा है वर्क फंक्शन से। मान लो ये है एक मेटल सरफेस, अब रेडिएशन आई और इस पे टकराई, देखो उतनी एनर्जी जितनी की वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो लग गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ठीक है, और एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो जो बाकी बची हुई एनर्जी उसका क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई और इसे मूव करा दिया, लेट अस अज्यूम v वेलोसिटी से, इसकी जो v वेलोसिटी आ गई इसमें। ठीक है, इसका मतलब जो एनर्जी है वो मेटल सरफेस पे टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन को दो फॉर्म्स में मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क फंक्शन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, अब करते हैं इस पे थोड़ी सी जो है थोड़ा सा वर्क करते हैं अब इस पे। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले वर्क फंक्शन, फिर उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी। अब देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन का आएगा एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी का भी लिख दो हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एच न्यू क्या है, एच न्यू तो जो वो आई, जो लाइट आई थी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक की थी, जो लाइट या रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन न्यू नोट क्या है, न्यू नोट इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब देखो न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी, पहले बता देता हूं होता क्या है। देखो एक तो हमने पढ़ी कि मिनिमम एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। लेकिन वही जो मिनिमम एनर्जी है उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो मिनिमम
फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू नोट। द मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू emit an electron from metal surface। ठीक है, the minimum frequency required to emit an electron from metal surface is known as, ये लिख रखा, threshold frequency। ठीक है, आया इतना समझ? ओके। अब देखो वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन होता है, हमने अभी पढ़ा एच न्यू नोट, और न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब न्यू नोट को भी तोड़ दो, अलग से लिख देता हूं। न्यू नोट इज इक्वल टू, छोड़ो, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच, न्यू नोट होता है सी बाई लैम्डा नोट, सी बाई लैम्डा नोट। न्यू नोट इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नोट। अब यहां पे जो लैम्डा नोट क्या है? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो W नोट मिनिमम एनर्जी था एमिट इलेक्ट्रॉन करने के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये हो गया मिनिमम फ्रीक्वेंसी एमिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे देखो जो लैम्डा नोट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये होगी मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ बोल रहा हूं, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती तो होती मिनिमम वेवलेंथ, लेकिन अब ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये होगी मैक्सिमम वेवलेंथ। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। द मैक्सिमम, समझ में आया यहां पे मैक्सिमम क्यों आया? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट required, the maximum wavelength of light required to emit an electron is known as threshold wavelength, और डिनोट किससे की जाती है? ये लैम्डा नोट से। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं 2-4 ग्राफ। सबसे पहले E इज इक्वल टू W नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इसे खोल के लिख देते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन से हमारे बनेंगे ग्राफ। देखो इसको पहले काट ले, सीधा ये इक्वेशन यहां पे लिखते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। y इज इक्वल टू, ये क्या है? c प्लस y पे ये आएगा c प्लस mx कर लो। ठीक है, या फिर ये हटाओ, एक तो यहां बना, देखो y इज इक्वल टू c प्लस mx। देखना अभी y पे क्या है? h न्यू, और
एक्स पे क्या है, एक्स के दे एम है, एम का मतलब है आप स्लोप पॉजिटिव है, एक्स पे क्या है काइनेटिक एनर्जी। हाँ जब अब ये काइनेटिक एनर्जी देखो जब एकदम ओरिजिन पे है वाई बी जीरो एक्स बी जीरो, सी क्या है इंटरसेप्ट एच न्यू नोट, तो यहां पे है ये वैल्यू आ गई एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे इंक्रीज होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी भी और एच न्यू भी, ये आ गया और देख लो स्लोप है पॉजिटिव। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लेते हैं यहां पर और एच न्यू को लेते हैं यहां पर। देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो कहां पे थी, यहां पे थी काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी थी जीरो तो एच न्यू था एच न्यू नोट के इक्वल, यानी कि एच न्यू नोट ये है एच न्यू नोट, यहां से ग्राफ शुरू होगा। ठीक है अब देखो स्लोप है पॉजिटिव तो ये ऐसे जाएगा, आया समझ। ठीक है अब इंटेंसिटी वाले ग्राफ दो। देखो ये एक मेटल सरफेस है, यहां पे ये फोटॉन्स आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इस पे गिर रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज करना। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गया भाई, हुआ इंक्रीज, ये भी। लेकिन देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स जब यहां पे ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट वो होंगे ज्यादा, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखना, क्योंकि फोटॉन्स तो सेम है, उन्हीं फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा निकलेंगे लेकिन उनकी जो एनर्जी है वही रहेगी जो इनकी है। ठीक है देखो अब एक फोटॉन से समझते हैं इसको। लेट अस अज्यूम ये एक मेटल सरफेस है, यहां पे आया एक फोटोन, इस फोटोन की एनर्जी थी पूरी एच न्यू। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, शुरू में तो एनर्जी लगी कुछ वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाद में इसको मिल गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखो अगर फोटॉन्स ज्यादा लाए तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन सबकी काइनेटिक एनर्जी होगी सेम। ठीक है क्योंकि फोटॉन्स की जो एनर्जी थी वो सबकी सेम थी और मेटल का जो वर्क फंक्शन था वो भी कांस्टेंट था, तो इसमें से वो वर्क फंक्शन घटाएंगे तो एक काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की सेम मिलेगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फर्क नहीं, यह आ जाएगा इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज किया था हमने, इंटेंसिटी इन इंटेंसिटी। ठीक है अब देखो वाई एक्सिस पे ले ली इंटेंसिटी और यहां पे एक्स एक्सिस पे ले ली काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी को थोड़ा साइड में लिख देते हैं। ठीक है अभी हमने पढ़ा कि भाई इंटेंसिटी इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो काइनेटिक एनर्जी ये है तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करते गए काइनेटिक एनर्जी यही रही और इंटेंसिटी बढ़ती रही। अब जो काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं वाई एक्सिस पर, काइनेटिक एनर्जी यहां पे ले लिया इंटेंसिटी। अब देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी ये, अब देखो इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते गए लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रही यहाँ पे ये सेम और इंटेंसिटी होती रही इंक्रीज। आया समझ। देखो जब मैं साइड में हूं तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, नोट्स बना लो साथ के साथ। अब देखो अब हम करेंगे एक क्वेश्चन।
क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी, फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जी, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू रेडिएशंस, ऑफ टू रेडिएशंस whose wavelength are 200 angstrom and 2000 angstrom, 2000 angstrom and 4000 angstrom respectively, ठीक है। अब देखो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, hc बाई लैम्डा, ठीक है। अब देखो hc तो है, hc कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब हमसे पूछा गया है कि भाई दो रेडिएशंस है, इसमें देखो लैम्डा 1 दिया गया है 2000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इन दोनों की एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, तो E1 बाय E2, ये थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा 2 आ गया ऊपर, लैम्डा 1 गया नीचे, लैम्डा 2 कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम बाय 2000 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे ये ऐसे कट गया, तो रेशियो आ गया 2:1। समझ आया, हुआ क्लियर, ठीक। देखो थैंक यू, आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। और देखो अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है।